नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। मेरठ के कलेक्ट्रेट पर दलित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए जुटी भीड़ अचानक उग्र कैसे हो गई? पुलिस पर हमले और बवाल के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन था? इन सवालों का जवाब उस एक चेहरे में छिपा है जो 9 जुलाई के उपद्रव में पुलिस के कैमरों में कैद हुआ। यह कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं था, यह वो शख्स था जिसने महज कुछ महीने पहले ही दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के बेहद करीबी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। तो सवाल यह उठता है कि जिस आदमी का इतिहास ही दलित नेता के सिपह सलार की जान लेने की कोशिश कर रहा हो, वो दलित न्याय के इस मंच पर क्या कर रहा था? क्या इंसाफ की मांग कर रही भीड़ को जानबूझकर मोहरा बनाया गया? क्या इस बवाल की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी? आज के इनसाइड ट्रैक में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां मई के महीने में हुई एक दलित छात्रा की हत्या के बाद पनपा असंतोष जुलाई आते आते एक हिंसक टकराव के रूप में तब्दील हो गया। 9 जुलाई को मेरठ कमिश्नरी और फिर कलेक्ट्रेट के बाहर भारी भीड़ जुट गई। शुरुआत में यह एक न्याय की मांग करता हुआ धरना लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते इस धरने ने एक सोचे समझे हिंसक उपद्रव का रूप ले लिया। 9 जुलाई की दोपहर तक मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर का माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। जिले और गैर जनपद से आए लोगों ने करीब 3 घंटे तक मुख्य मार्ग को बंधक बनाए रखा। आरोप है कि जब पुलिस ने इस भारी भीड़ को समझाने और रास्ता खोलने का प्रयास किया तो अचानक भीड़ ने पुलिस पर सीधा हमला बोल दिया। यह कोई सामान्य आक्रोश नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अराजक तत्व पूरी तैयारी के साथ इस भीड़ में घुसे थे, जिनका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देना और शहर का माहौल बिगाड़ना था। इस हिंसक बवाल के बाद पुलिस प्रशासन भी कड़े एक्शन मोड में आ गया। रविवार देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने प्रोजेक्टर पर 5 घंटे बैठकर पुलिस के वीडियो और सोशल मीडिया के फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम खंगाले। इन फुटेज के आधार पर उपद्रव की परतें खुलनी शुरू हो गई। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, धारा 109/1, धारा 132, धारा 126/2, धारा 270 और आपराधिक कानून अधिनियम की धारा 7 जैसी सख्त धाराएं शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी तरह के स्थानीय गठजोड़ को तोड़ने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों को रातों रात मेरठ जेल से दूसरे जिलों की कारागार में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी तफ्तीश के दौरान वीडियो फुटेज में जो सबसे चौंकाने वाला नाम और चेहरा सामने आया, वो था मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला सागर। प्रोजेक्टर पर वीडियो देखते हुए पुलिस अधिकारियों की नजर जब सागर पर पड़ी तो पूरे बवाल की तस्वीर साफ होने लगी। यह वही सागर है जिसे इसी साल जनवरी महीने में पुलिस ने एक बेहद हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया था। 15 जनवरी को सुशांत सिटी निवासी संजय पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पूठा रेलवे लाइन के निकट जानलेवा हमला हुआ था। संजय आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। उस हमले के आरोप में पुलिस ने इसी सागर जाटव, शिव कुमार जाटव और सुभान सैफी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आदमी आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता की हत्या की साजिश का हिस्सा रहा हो, वो चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी वाले राजनीतिक माहौल में एक दलित छात्रा के न्याय के धरने में आगे आगे क्यों चल रहा था? क्या सागर जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग इस भीड़ का हिस्सा सिर्फ इसलिए बने थे ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हाईजैक करके एक हिंसक दंगे में तब्दील किया जा सके? यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर सागर को इस भीड़ में किसने प्लांट किया। क्या उसे किसी राजनीतिक दल या साजिशकर्ता ने जानबूझकर जेल भेजा था ताकि पुलिस के साथ टकराव हो और पूरे आंदोलन को हिंसक रूप देकर किसी खास नेता या पार्टी को बदनाम किया जा सके, या फिर इस बवाल के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके? इस पूरी साजिश और इसके इर्द गिर्द बुरी जा रही राजनीति को गहराई से समझने के लिए हमें उस मूल घटना को थोड़ा और विस्तार से समझना होगा जिसने इस बवाल की नींव रखी। 15 मई को टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली अनुसूचित जाति की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। 16 मई को टीपी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई और 17 मई को के खेत में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया
कि छात्रा और कल्याणपुर का रहने वाला अंकुश चौधरी एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस को 15 मई का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें छात्रा अंकुश की बाइक पर बैठी नजर आई थी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए दावा किया कि अंकुश चौधरी ने ही छात्रा की हत्या की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला यही शांत नहीं हुआ। पुलिस ने इस हत्याकांड में साक्ष्य छिपाने के आरोप में अंकुश के भाई अंकित और खेत के मालिक आदेश को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन विवाद तब गहरा गया जब मुख्य आरोपी अंकुश तो जेल में ही रहा, लेकिन उसके भाई अंकित और खेत मालिक आदेश को अदालत से आसानी से जमानत मिल गई। परिजनों की मांग थी कि सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। परिजनों का यही दर्द, पुलिस की जांच पर उनका अविश्वास और जमानत का मामला वो बारूद बन गया जिसे राजनीतिक पार्टियों और उपद्रवी तत्वों ने अपने फायदे के लिए आग लगा दी। जैसे ही यह मामला गरमाया और सड़क पर बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम बड़े खिलाड़ी इस मुद्दे में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। अखिलेश का मकसद बिल्कुल साफ था, दलित वोट बैंक में अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत पैठ बनाना। उन्होंने सीधे तौर पर यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह सपा की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह खुद को जमीन पर दलितों की आवाज साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और तीखी राजनीतिक जंग बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच देखने को मिली। मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर और अन्य पार्टियों पर सीधा हमला बोला। मायावती ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और संगठन अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए दलितों को गुमराह करके उकसाते हैं, हिंसा और रास्ता जाम करवाते हैं और बाद में उनके नेता वहां जाकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मायावती का यह स्टैंड था कि न्याय सड़क पर नहीं, बवाल काटकर नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से कानूनी लड़ाई से लड़कर मांगा जाना चाहिए। मायावती के इस घड़ियाली आंसू वाले सीधे तंज पर चंद्रशेखर आजाद ने भी पूरी आक्रामकता के साथ पलटवार किया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को जब सिवाया टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल ने रोक लिया तो उन्होंने वहीं से हुंकार भर दी। चंद्रशेखर ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले यह नहीं जानते कि जमीन पर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उनका तर्क था कि क्या निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय का 10 साल तक का इंतजार किया जाए और तब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटने दिया जाए। उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज को पूरी तरह बराबर बताते हुए साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सड़क पर उतरकर ये लड़ाई लड़ेगी। अगर अब इस पूरी टाइमलाइन, बयानों और पुलिस की एफआईआर का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है। यह मामला सिर्फ एक दलित छात्रा को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रह गया है। यह मिशन 2027 यानी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने और एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की बिसात बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद इस पूरे विवाद के जरिए खुद को मायावती के विकल्प के तौर पर एक आक्रामक नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधा सियासी फायदा भी मिल रहा है क्योंकि युवा वर्ग उनके इस तेवर से खुद को जोड़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए सरकार विरोधी लहर को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम राजनीतिक समीकरणों और वोट बैंक की रोटियों के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उस बेबस परिवार का जिसने अपनी बेटी खोई। एक बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर शुरू हुई गुहार अब पूरी तरह से राजनीतिक वर्चस्व, साजिश और हिंसक उपद्रव के शोरगुल में कहीं दब गई है। उपद्रवियों ने अपना काम कर दिया है, राजनेताओं ने अपने बयान देकर हाजिरी लगा दी है, लेकिन असली इंसाफ तो आज भी अधूरा है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।